हेलो एंड नमस्ते बच्चों होप करते हैं कि आपका इंग्लिश का एग्जाम अच्छे से गया होगा। आपने इंग्लिश के एग्जाम में 4 दिया होगा। अब हमारे सामने क्या है ना बाबू, अब हमारे सामने हमारा साइंस का एग्जाम है। तो हमें जैसे कि हमारा इंग्लिश का एग्जाम खत्म हुआ और फिर हमारा साइंस का एग्जाम है, उसके बीच में हमें कुछ गैप्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गैप्स। तो उस गैप्स का हमें कैसे यूटिलाइज करना है सही ढंग से, ताकि जो हमारा साइंस रूपी जो एग्जाम है ना, उसको हम अच्छे से एक्सेल कर सके। ठीक। अब बच्चों को क्या लगता है कि साइंस टफ है। बाबू साइंस कुछ टफ नहीं है, ठीक है। साइंस को हम टफ बना देते हैं। हर सब्जेक्ट का कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिमांड है, बस अगर आप उसको पूरा कर लेते हो ना, तो आप आसानी से साइंस में 95 और इवन 100 मार्क्स तक कुछ बच्चे लाते हैं। ठीक। तो हमें क्या करना है, इन गैप्स को सही ढंग से यूज करना है। क्योंकि देखो लास्ट के दिनों में क्या होता है ना, बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ वो पढ़ चुके होते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि अब 2 3 4 दिन बाकी है, मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो उससे वो है ना, उनका प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है और वो गलत चीज़ों में अपने टाइम को क्या कर देते हैं, वेस्ट। तो मैं इस वीडियो में आपको क्या करूंगा, कुछ जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उसका जो कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा कि जो टॉपिक्स आपको तो पक्का करके ही करके जाना है। ठीक। और साथ में आपको मैं है ना, जैसे कि हमारे बायोलॉजी में डायग्राम आता है, तो मैं डायग्राम के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या करूंगा, अच्छे से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान तक देखना। देखो बच्चों, अब क्या है कि हमारे पास जो भी हमें एग्जाम में जिस जिस चीज़ों का ज़रूरत होता है, अगर हमारे पास अब हम गोला बारूद बम जो भी चीज़ का ज़रूरत है, AK-47 हर चीज़ अब हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है ना, इन लास्ट का जो हमारा 2 3 दिन हमारे पास जो समय बचेगा गैप्स में, उस गैप्स में क्या करना है ना, हमें अपने इन सारे हथियारों को क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि क्या ये सही कंडीशन में है कि नहीं। और अगर किसी का कंडीशन खराब हो चुका हुआ है तो उसको क्या कर लेना है, रिपेयर कर लेना है, सही कर लेना है। ठीक। क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट का कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिमांड है, तो इस डिमांड को हमें समझना है और जाकर सब्जेक्ट में क्या कर देना है, मचा देना है, फोड़ देना है। तो जैसे हमारा पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है बाबू, तो बायोलॉजी में आपको ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज आते हैं, मतलब ज्यादा आपको क्या करना है ना, कि रटना है, वहां लर्न ज्यादा करना है। और कुछ डायग्राम्स है कि जो देखो, अब जैसे बायो में डायग्राम तो आएगा ही आएगा। एंड सेकेंड है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन आएगा ही आएगा। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिमांड। ठीक। फिर हमारा है फिजिक्स। फिजिक्स में आपका क्या है, फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी में डायग्राम, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री में रिएक्शंस, इन सबको अच्छे से देख लेना है, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ ना, तो आपको ये नहीं लगे अरे यार मेरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, ये नहीं। आप इन सब चीजों को क्या कर लो, अभी इन गैप्स में अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब मैं आपको क्या करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज बताता हूं कि आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला सको। तो बच्चों देखो, बायो में हमें क्या है ना, बायो में जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम तो आएगा बायो में पक्का, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिमांड है। तो आप क्या करना, डायग्राम्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें अपना हार्ट आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद डायग्राम ऑफ न्यूरॉन आप देख लेना। ओके। फिर उसके बाद हमारा क्या है ना, डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इट, कि कैसे फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में आप देख लेना। ओके। फिर है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम, ये भी है ना, बोर्ड्स कई बार पूछ लेती है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू करके जाना। और हार्ट का तो डायग्राम आप बाबू पक्का देखकर जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगला है हमारा नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स होता है कि हमारा जो किडनी है ना, वो कैसे फंक्शन करता है इसका, तो इसका भी डायग्राम कभी कभार बोर्ड पूछ लेती है, तो ये भी आप एक बार अच्छे से गो थ्रू होके जाना। अच्छे से एक बार आप क्या करना ना, डायग्राम्स को एक बार अच्छे से बना लेना और उसका 3 बार 4 बार उसको प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस करना ना, तो उसमें आप उसको डायग्राम में जो जो पार्ट है ना, उसको स्केच करके बताना भी कि ये है ना, ये पार्ट है, ये पार्ट है। और डायग्राम जब आप बनाओगे तो कोशिश करना पेंसिल से बनाए और नीट एंड क्लीन बनाए, ताकि जो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा ना, उसको अच्छे से समझ में आए। अगर एग्जाम में आप अगर डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाते हो, तो वैसे ही आप है ना, एग्जामिनर के माइंड में ये भर देते हो कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय या ही इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो वो क्या करेगा ना, आपको 1 आध 2 मार्क्स तो पक्का ऐसे ही अच्छा देगा। तो एक बात याद रखना, एग्जाम में जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, दैट इज दी आवर लास्ट इंप्रेशन।
तो कभी भी क्या करना, जब पेपर लिख रहे हो ना तो कोशिश करो कि एकदम अच्छे से पेपर लिखो, ताकि जो सामने वाला चेक करने वाला है ना वो एक बार में ही देख के क्या हो जाए, आपका फैन हो जाए कि भाई हाय रे मैं तो जबरा फैन हो गया इस बच्चा का। ठीक, उसके बाद जब वो आपका कॉपी चेक करेगा ना आगे, तो वहां कई जगह अगर मिस्टेक्स भी होगा तो वो उसको इग्नोर करके चलेगा, क्योंकि उसके माइंड में आपका एक क्या परसेप्शन बन चुका हुआ है कि ये तो अच्छा बच्चा है, ये गलत थोड़ी लिखा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होता है ना, ज्यादा मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी हमारा बढ़ जाता है। अगला है हमारा मोनो एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका डायग्राम नहीं आएगा, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गिना जाएगा, तो आप इसको भी देख लेना। ये हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से है। फिर है प्लांट हार्मोन्स के बारे में देख लेना। अब देखो इतना ही से नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया, अगर इसको करके जाओगे आप तो एक डिसेंट स्कोर ला रहे होगे बोर्ड में। अब इसके साथ अगर आपको फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करो, एक बार एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन है उसको गो थ्रू हो लो, और उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा ना, आपका तैयारी एकदम अप टू मार्क होगा। आपका जितना भी मार्क्स का है ना बायोलॉजी का पेपर आएगा उसमें आप आराम से 95 to 96% स्कोर कर रहे होगे, तो इसको तो पक्का बाबू हमें छोड़कर जाना ही नहीं है। एंड बच्चों अब अपना नेक्स्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का क्या है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि केमिस्ट्री में तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है हमारा रिएक्शन आएगा ही आएगा। अब देखो मैंने इसमें क्या किया है, आपको रिएक्शंस के बारे में भी बताया है और साथ में कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो पहला है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकदम इसको अच्छे से देख के जाना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, कैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान, कैसे एक हाईली रिएक्टिव चीज एक लो रिएक्टिव चीज को रिएक्शन में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसके जगह पे आ जाता है। ये वाला आप देख लेना। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें है ना ये उसको रिप्लेस करता है तो वो इसको रिप्लेस कर देता है। यहां भी क्या खेल होता है, रिएक्टिविटी का ही खेल होता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो नीचे वाले को किसी भी है ना कंपाउंड में से आसानी से रिप्लेस करके खुद वहां पर आ जाएगा। ओके, फिर है अगला अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा वही एसिड प्लस बेस का जो रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, इसको आप अच्छे से देख लेना। फिर अगला मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें डबल स्टार भी लगा दिया है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे ये पूछ लेगा कि मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन होता है तो कौन से गैस का फॉर्मेशन होता है, तो हमारा H2 गैस निकलता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि H2 गैस है, तो हम एक जलते हुए माचिस को जैसे ही उस गैस के नजदीक लेकर जाएंगे ना, वो माचिस क्या होगा, पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगा। इससे हमको ये क्या पता चलेगा कि वहां पर कौन सा गैस है, H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। तो आपको वो क्या करेंगे, किसी एसिड का दे देंगे कि ये कोई एसिड है A, वो किसी B के साथ रिएक्ट करता है तो C बनाता है, और जब C बनता है और साथ में D भी बनता है, D क्या करता है, एक जलते हुए माचिस को बुझा देता है। आप फट से समझ जाना कि यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक, तो इस तरह आप ये भी पकड़ लोगे। फिर अगला है हमारा मेटल रिफाइनिंग में कि कैसे हम मेटल्स को है ना रिफाइन करते हैं, कैसे हम ओर से एक प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है अपना कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कि कैसे हम कैल्सिनेशन करते हैं और कैसे रोस्टिंग करते हैं। ओके, रोस्टिंग में हमारा क्या होता है कि हमें किसी रोस्टिंग में हमें क्या चाहिए, वहां हमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और कैल्सिनेशन हमारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। फिर कौन से है ना ओर के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं ये देख लेना आप। फिर अगला है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है ना वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर अगला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाशिंग सोडा। ये आप देख के जाना कि ये कैसे बन रहा होता है, कई बार आपको इसका प्रॉपर्टी, इसका यूज पूछ देंगे 2 या 3 नंबर के सवाल में, तो आप इसको भी देख के जाना। और यहां पर आप ये भी देख के जाना कि Na2CO3 हमारा डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है, जैसे हमारा देखो CaCO3 जब बाबू डिसोसिएट होता है ना, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। ये वाला भी आप देख के जाना कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि हम प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता करेंगे, तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाबू हम ऐसे पता कर सकते हैं कि किसी जलते हुए माचिस को जब कार्बन डाइऑक्साइड के नजदीक लेकर जाएंगे ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो माचिस तुरंत ही बुझ जाएगा। ठीक, और बिना आवाज के, बस यही अंतर है हमारा हाइड्रोजन गैस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो ये भी आप देख लेना।
फिर है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये तो बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का इस बार सवाल आएगा इस पे, हर साल आता है, इस पे इस साल भी आएगा। इसमें आपको क्या कहेंगे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ईस्टर बनता है। ईस्टर का क्या होता है, स्वीट फ्रूट लाइक स्मेल होता है, इसको आप देख लेना। फिर इथेनॉल, इथेनॉल का स्मेल कैसा होता है, तो पंजेंट टाइप स्मेल होता है। फिर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को ही हम लोग विनेगर भी कहते हैं। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से देख लेना। आपको क्या करेंगे, वो घुमाएंगे कि करेंगे कि कई बार किसी ए ले लिए, बी ले लिए, उससे एक स्वीट फ्रूट लाइक स्मेल वाला सब्सटेंस बना, तो वो क्या होगा, हमारा ईस्टर होगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। फिर अगला है हमारा सोप का रिएक्शन, कि सोप का कैसे रिएक्शन, मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक नेचर के वजह से जो है ना हमारा कपड़ा से डर्ट साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाता है। इसको भी आप एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से देख लेना। फिर अगला है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 1 नंबर का सवाल तो पक्का आने ही वाला है, या हो सकता है 2 नंबर का भी आ जाए। तो आप इसको देख लेना कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं हम, तो इस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि किसी भी एटम का जितना रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम है ना, सॉरी, किसी भी एलिमेंट का जितना रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम है, सेम उतना ही एटम उसका कहां होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। इस बेसिस पे यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ अ सब्सटेंस इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट सब्सटेंस इन द प्रोडक्ट साइड। इस बेसिस पे हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस होता है। इसको भी आप एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से देख लेना। एंड अगला है हमारा आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोमेरिज्म। वहां आपने पढ़ा होगा पेंटेन के आइसोमर्स के बारे में, ब्यूटेन के आइसोमर्स के बारे में, जिसमें हमारा पेंटेन का आइसोमर हमने पढ़ा था नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो आप इसको देख के जाना। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से देख के जा रहे हैं ना, तो मैं आपको पक्का दावे के साथ कह सकता हूं आपका केमिस्ट्री में 95% स्कोर पक्का आने वाला है। तो ये सब था आपका केमिस्ट्री का पार्ट। तो अब बच्चे, अब हमारा लास्ट हमारा पार्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स का हमारा स्पेसिफिक डिमांड क्या है, न्यूमेरिकल। तो इसमें मैंने आपको वो भी बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी नाम दे दिया है जहां से थ्योरेटिकल सवाल आ सकते हैं। तो हमारा पहला है न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर एंड लेंस फार्मूला। इसको आप एकदम अच्छे से देख के जाना कि क्या हमारा मिरर फार्मूला होता है, क्या हमारा लेंस फार्मूला होता है। कई बार क्या करेंगे, वो आपको इमेज का लोकेशन दे देंगे, मैग्निफिकेशन दे देंगे, आपको क्या पूछ देंगे आपसे, ऑब्जेक्ट का लोकेशन। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्ट का लोकेशन देख के इमेज का लोकेशन पूछ सकते हैं। फिर नेचर वाला आप देख के जाना कि यहां पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहां बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा। इसको भी आप एक बार अच्छे से गो थ्रू होके जाना। फिर अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये रिफ्रैक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। इसमें आपसे क्या पूछेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब भी हमारा लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या कर जाता है, भटक जाता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर आपसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कैसे है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि मान लो कि एक मीडियम में इतना है ना, मान लो कि स्पीड का है लाइट का और दूसरे मीडियम में इतना है लाइट का स्पीड, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, वो वाला चीज भी आप देख कर जाना। फिर अगला है हमारा ह्यूमन आई एंड द डिफेक्ट ऑफ विजन, कि एक इंसान जो होता है ना उसके आंख में क्या क्या खराबी आ सकता है, जैसे हमारा शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया वाला जो सवाल है या जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आप उसको अच्छे से देख के जाना, उस पर सवाल आने का चांस है। फिर अगला है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है ना वो क्यों होता है, लाइट जो है वो क्यों स्कैटर करता है, इससे आपका एक थ्योरेटिकल सवाल आने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसको भी आप एकदम देख के जाना, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आसान सा टॉपिक है, आराम से आप है ना 10-15 मिनट में इसको कवर कर लोगे, तो देख कर जाना, छोड़ना मत। फिर है क्वेश्चन ऑन ओम्स लॉ, ये तो बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे एक न्यूमेरिकल आने का चांस है ही है, किसी न किसी सेट में आएगा ही आएगा। तो इसमें हमको क्या रहेगा कि जो अपना रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना रो एल बाई ए, यानी रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, इसको आप अच्छे से देख के जाना। इसमें आपको वो क्या करेंगे कि कई बार कहेंगे कि एक वायर था, उस वायर का लेंथ डबल हो गया थोड़े टाइम बाद, तो रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ा। एक वायर था, उसका एरिया ये था, थोड़े समय बाद उसका एरिया हाफ हो गया, तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सवाल वो पक्का पूछेंगे किसी न किसी सेट में, ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका हुआ है सवाल है, तो इसके आने का प्रोबेबिलिटी है, आप इसको देख कर जाना।
ठीक, फिर अगला है हमारा पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे या तो न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरेटिकल सवाल आएगा कि क्यों हम किसी भी है ना हीटिंग डिवाइस में एलॉय का यूज करते हैं। तो वही कि इसका है ना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से जल्दी पिघलेगा नहीं, इसलिए ये भी जो रीजन है आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक, ओके। अगला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इसमें हमको क्या करना है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना उसका कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, क्या उसका प्रॉपर्टी है, इसको एक बार आप अच्छे से गो थ्रू होके पक्का जाना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आने का संभावना है कि ये पक्का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो कैसे उसमें हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाकर उसका है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालते हैं। ये वाला पार्ट्स भी आप देख कर जाना। फिर है हमारा सोलेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा होता है और आता भी है प्रीवियस ईयर में। तो सोलेनॉइड को भी आप एक बार देख के जाना कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है। हाँ, और एक बात मैं इसमें आपको बताना रह गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कि इसमें क्या है ना, इसमें आपसे कई बार ये पूछ देते हैं कि आप जैसे जैसे वायर्स के नजदीक जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा कि कमेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे आप कहीं भी मैग्नेट के नजदीक आओगे उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा ही। तो इस पे भी उन्होंने पिछले सालों में सवाल पूछ रखा है, तो आप इसको भी एक बार देख कर जाना। ओके, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर पक्का मत जाना, इससे थ्योरेटिकल सवाल पक्का 2 नंबर में आने का प्रोबेबिलिटी है क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आएगा ही आएगा। ये है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि कैसे फ्यूज का यूज क्या होता है, एमसीबी का यूज क्या होता है, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, वायर्स के कलर्स के बारे में। तो इसको भी आप एक बार अच्छे से गो थ्रू होके जाना। तो मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिमांड है उनका वो मैंने दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को अच्छे से देखना है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 95% आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप डायग्राम बनाओ तो पेंसिल से बनाओ, और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना ना बाबू, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान आप यूनिट्स का खास ख्याल रखना। कई बच्चे क्या होते हैं ना, अगर जैसे कि मान लो मुझे एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ का यूनिट है मीटर में और ब्रेथ का यूनिट है सेंटीमीटर में, और हम दोनों को मल्टीप्लाई करके है ना एरिया का यूनिट ला दे रहे हैं मीटर स्क्वायर। ये तो गलत हो गया ना बाबू, ब्रेथ हमारा किस में था, सेंटीमीटर में, इसलिए आप इसका भी ध्यान रखना। ओके, एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की क्या होता है ना, कई बार सवाल में चॉइस होते हैं, तो जो चॉइस होते हैं ना तो आप उसको भी अच्छे से देखना। मान लो कि आपको ये पार्ट है, जैसे कि अब एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में और करके दूसरा पार्ट भी है ये, तो आपको अगर ये ना आ रहा है तो आप ये बना दो। और कई बार क्या होगा ना कि इसमें चॉइस देंगे आपको, ए में कोई चॉइस नहीं होगा, ए तो आपको बनाना ही बनाना है, बी भी बनाना है, लेकिन बी में अगर 2 पार्ट है ना तो इसमें 1 और 2 में आपको चॉइस दे देंगे। तो आप ये चॉइस वाला भी अच्छे से पढ़ना। ओके, और एक क्या करना, टाइम मैनेजमेंट करने का कोशिश करना कि टाइम मैनेजमेंट हम अच्छे से करें ताकि हमारा पेपर अच्छा जाए। और अगर आप ये सब चीज लगा लेते हो ना, उसके बाद आप लास्ट का 2 दिन में आपका हो जाएगा ये, उसका लास्ट के 2 दिन में आप क्या करना, सिर्फ सैंपल पेपर और प्रैक्टिस करना, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा अनआइडेंटिटी जो क्वेश्चन आपने कभी देखा नहीं है उस क्वेश्चन को भी आपको टैकल करने का आ जाए। ओके बच्चों, तो आप क्या करना, इनको अपने से भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि भैया उनका भी कुछ भला हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।